डार्क नाइट्स मेटल के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि किस तरीके से हमारे सामने एक बहुत ही बड़ी मिस्ट्री की शुरुआत हो चुकी है, जहां हमने देखा कि किस तरीके से बैटमैन जो है कुछ अलग अलग मेटल्स को जमा करने में लगा हुआ है। और इसी पूरी की पूरी मिस्ट्री के बीच हम देखते हैं कि जब ग्रीन लैंटर्न जो है ड्यूक के साथ मिलके पूरी की पूरी बैटकेव की छानबीन कर रहा होता है और बैटमैन के सीक्रेट्स को खोजने की कोशिश करता है गार्डियंस के कहने पे, तो उनको ये बात पता चलती है कि बैटमैन ने यहाँ पे दरअसल किसी और को नहीं बल्कि जोकर को अपने पूरी की पूरी बैटकेव के अंदर कैद करके रखा हुआ है। और ये बात इतनी ज़्यादा बड़ी इस वजह से है क्योंकि कुछ टाइम पहले एक एंड गेम नामी स्टोरी के अंदर जोकर और बैटमैन दोनों की डेथ हो जाती है। बैटमैन को रिजरेक्ट होते हुए हमने अच्छी तरीके से देख लिया था, लेकिन जोकर के बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं था। तो अब आगे हमारी कहानी की स्टार्ट बेसिकली किसी और के साथ नहीं बल्कि जर्नल ऑफ हॉकमैन के साथ होती है, जो कि इस पूरी की पूरी स्टोरी के अंदर एक एपिलॉग का काम कर रहा है। और वो ठीक इसी तरीके से बताता है कि किस तरीके से उसकी ज़िंदगी जो है एक ऐसे पूरे के पूरे साइकिल के अंदर मौजूद है, जहां वो जीता है, मरता है, दोबारा पैदा होता है, दोबारा जीता है और फिर मरता है। मतलब ये एक तरह का साइकिल है और ये चलता आ रहा है। और अब उसको ये तक याद नहीं कि आखिरकार वो कितनी दफ़ा रीबॉर्न हो चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि किस तरीके से अभी हॉकमैन और हॉकगर्ल ने मिलकर यहाँ पे एक पूरे के पूरे ग्रुप को जो है जमा किया है, और इस ग्रुप का नाम है द इमोर्टल्स। अब जिसका नाम ही इमोर्टल्स हो तो आप समझ सकते हैं कि इनकी क्या पावर्स होंगी। तो बेसिकली ये वो सारे के सारे लोग हैं जिनको किसी न किसी वजह से इमोर्टैलिटी हासिल हो चुकी है। इसका मतलब ये कि वो किसी भी नेचुरल कॉज से नहीं मर सकते हैं, जिस तरह हार्ट अटैक या किसी बीमारी की हो जाने से या ओल्ड एज की वजह से। इस सब से वो परे हैं। हाँ, अगर उनको कोई जान से मारना चाहे तो वो एक अलग केस है। तो इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे हॉकमैन इस पूरे के पूरे ग्रुप को जमा करता है और उनके साथ यही सारी की सारी बातें शेयर करता है कि किस तरीके से इस पूरी की पूरी ज़िंदगी की शुरुआत तब हुई थी जब एक डार्क प्रीस्ट जिसका नाम हाथ सेट था, उसने उनको उस ब्लेड से मारा था। और उस ब्लेड से मारने के बाद उनकी डेस्टिनी वो बिल्कुल बदल के रह गई है। और उसके बाद से ये दोबारा उसी पूरे के पूरे साइकिल के अंदर मरने के बाद जिंदा होना, जिंदा होने के बाद मरना, ये सब चलता ही रहता है। और अगले पल हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ये पता चलता है कि इन सारे के सारे प्रीस्ट के अंदर वो शख्स मौजूद होता है जिसके पास वो ब्लेड मौजूद है, जिसकी वजह से सबकी शुरुआत हुई थी। और जैसे ही वो पूरा का पूरा ब्लेड निकालता है तो उसके अंदर से ज़बरदस्त तरीके का ठंडर आना शुरू होता है, लाइटनिंग आना शुरू होती है। और वहीं इन सारे के सारे बाकी लोगों के अंदर देखते हैं कि हमें यहाँ पे एक लड़की नज़र आती है जो कि कहती है, गुल, क्या तुम ये वही देख रहे हो जो कि मैं देख रही हूँ? तो वहीं से हम देखते हैं कि रास और गुल भी यहाँ मौजूद है और कहता है कि बिल्कुल मैं भी वही देख रहा हूँ। और अगले पल वो प्रीस्ट आके वहाँ पे उस पूरे के पूरे ब्लेड को हॉकमैन और हॉकगर्ल के सामने एक पत्थर के अंदर गाड़ देता है। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से सीधा जो है ग्रीस के अंदर शिफ्ट होती है, जहाँ हम देखें तो हमारा बैटमैन जो है वो यहाँ पे खतरनाक तरीके के मॉन्स्टर से लड़ने में लगा हुआ है। लेकिन इतनी देर में वंडर वुमन वहाँ पे आती और कहती है कि बस बहुत हो गया है, एम्फिट्रियन, ये ह्यूमन जो है थेमेस्केरा की प्रोटेक्शन के अंदर आता है। और अगले पल वंडर वुमन आके उस पूरे के पूरे बीस्ट को शांत करती है। और वंडर वुमन कहती है कि मैं इस बारे में श्योर हूँ कि बैटमैन तुमसे यहाँ पे पोलाइटली आके पूछना चाहता था कि वो यहाँ आ सकता है। तो बैटमैन बोलता है कि हाँ, मैंने ऐसा ही करने का सोचा था इसके बाद। तो वहीं से डायना बोलती है कि तुम्हें मुझे कॉल करनी चाहिए थी ब्रूस इसके लिए, क्योंकि ये दुनिया का एक ऐसा कोना है जहाँ पे मोर्टल्स इस तरह अकेले नहीं आते। तो बैटमैन बोलता है कि आई प्रॉमिस यू डायना कि अगर यहाँ पे सबकी ज़रूरत नहीं होती तो मैं कभी इस तरीके से नहीं आता। मैं उन सारे के सारे जवाबों के बहुत ज़्यादा करीब पहुँच चुका हूँ। मुझे सब कुछ समझ में आने लग जाएगा कि इस सारी की सारी चीज़ों का सेंस क्या बन रहा है। इसके लिए मुझे ग्रेटर पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, किसी ऐसे शख्स की जो कि उस वक्त वहाँ मौजूद था जब ये सारी की सारी चीज़ें जो है मोशन के अंदर सेट की गई थी। तो वंडर वुमन बोलती है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें इस जगह का एंट्रेंस कैसे मिला। और हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली उसको बताता है कि उसको इस पूरे के पूरे जगह के बारे में एक पुराने तरह के स्क्रॉल से पता चला था और उसके अंदर पूरा का पूरा नक्शा था यहाँ तक पहुँचने का। तो वहीं से डायना बोलती है कि तुम सच में चाहते हो ब्रूस कि ये सारी की सारी जोखिम उठाओ और ये सब कुछ करने के लिए तुम अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर दोगे, वो भी सिर्फ उनसे बात करने के लिए, उनसे मिलने के लिए, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि डायना देखो, मुझे उससे बात करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो वहीं से डायना बोलती है ठीक है, लेकिन आई एम सॉरी ब्रूस, क्योंकि तुम्हें कुछ ज़्यादा ही देर हो चुकी है। गॉड जो है उन्होंने इस पूरी की पूरी अर्थ को छोड़ दिया है और वो अपने पीछे पूरे के पूरे ओलंपस को खाली छोड़ गए हैं। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बैटमैन कहीं और नहीं बल्कि ओलंपस के अंदर आया है, जो कि ग्रीक गॉड्स का घर माना जाता है अर्थ के ऊपर। लेकिन हम डायना बता दें कि किस तरीके से वो यहाँ से जा चुके हैं। तो बैटमैन पूछता है कि आखिरकार वो लोग यहाँ से गए क्यों हैं, कहाँ गए हैं आखिरकार। डायना बोलती है कि देखो, मुझे इस बारे में तुम्हें कुछ बताना नहीं चाहिए ब्रूस, लेकिन उनको ऐसा विश्वास है कि एक जंग यहाँ पे आ रही है। ये एक ऐसी जंग नहीं जो कि सिर्फ अर्थ को इफेक्ट करेगी, बल्कि ये इतनी बड़ी होगी कि पूरे के पूरे कॉस्मोस को जो है शेप करके रख देगी। एक ऐसा क्राइसिस जो कि पूरी की पूरी क्रिएशन को हिला के रख देने वाला है। और अब मैं जब तुम्हारी आंखों के अंदर देख रही हूँ बैटमैन, तो मुझे लग रहा है कि तुम भी उस पूरे की पूरी चीज़ को आते हुए देख रहे हो। तो आखिरकार तुम्हें गॉड्स की थिंकिंग के बारे में कैसे पता था। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैं डर को जानता हूँ डायना, और तुम अपने लहसों का इस्तेमाल कर सकती हो अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं कुछ नहीं छुपा रहा। इस मिस्ट्री को मुझे जितना ज़्यादा फॉलो करना है मैं करके ही रहूँगा, चाहे इसके लिए मुझे किसी भी हद तक क्यों ना जाना पड़े, लेकिन सवालों के जवाब
तो वो मुझे चाहिए ही। और मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ कि हेफेस्टियस वो मुझे मिलेगा यहाँ ज़रूर, जो कि इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर एक लाइट डालेगा। तो वहीं से डायना बोलती है कि तुम शायद उससे मिल भी सकते हो और नहीं भी मिल सकते। जब मैं यहाँ पे आई तो उससे पहले मुझे एक विजन आया था, जहाँ पे मैंने एक ज़बरदस्त तरीके की वॉर फॉर्म देखी थी हेफेस्टियस की, जो कि बैठा हुआ था चारों तरफ आग लगाए हुए, और उसने मुझसे कहा कि मुझे यहाँ आने की ज़रूरत है और तुम्हें ये देने की ज़रूरत है। ये है सनब्लेड ब्रूस। ये जो है क्रिएट किया गया था गॉड अपोलो के लिए, जो कि सूरज का देवता माना जाता है। ये इस अर्थ के ऊपर होने वाले वन ऑफ द 12 वेपन में से एक है, जो कि हर एक पैंथियन के लिए बनाया गया था। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हथियार है और ह्यूमंस को तो उसके बारे में पता तक नहीं होना चाहिए कि इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट भी करती हैं, तो उनको वील्ड करना ये तो बहुत दूर की बात है। ये खुद जो है हेफेस्टियस ने अपने हाथों से बनाया है, ये उसकी परफेक्ट क्रिएशंस में से कुछ वेपन्स हैं और उसने इसको नाम दिया था द 8th मेटल। ये उस मेटल की प्योर फॉर्म नहीं है जिसकी तुम्हें तलाश है, लेकिन इसके ज़रिए तुम्हें एक रोशनी ज़रूर मिलेगी जो कि तुम्हें आगे गाइड करेगी कि तुम्हें कहाँ जाना है। तो ब्रूस बोलता है कि द 8th। और उसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन वहाँ पे उस पूरे के पूरे सन ब्लेड को लेके अपने पास संभाल के रख लेता है। लेकिन इसी के बाद हमारी कहानी यहाँ से सीधा बैटकेव गौतम सिटी के अंदर शिफ्ट होती है और वहाँ जोकर ज़ोर ज़ोर से हंस रहा होता है, कहता है ए क्या तुम्हें ये बड़ी पिक्चर नज़र नहीं आई अभी तक ग्रीन लैंटर्न, या फिर मुझे तुम्हारे लिए इन सारी की सारी चीज़ों को स्पेल आउट करना पड़ेगा छोटे बच्चों की तरह। तो वहीं से ग्रीन लैंटर्न कहता है कि मैंने तुम्हारी बकवास को बहुत सुन लिया है जोकर, और तुमने मुझे एक ऐसा रीज़न नहीं दिया जिसके लिए मैं तुम्हारी बात पर ज़रा भी विश्वास करूँ। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ कि आखिरकार बैटमैन ने तुम्हें यहाँ लॉक करके क्यों रखा हुआ है और कितने ज़्यादा लंबे अरसे से। तो वहीं से ड्यूक बोलता है कि ट्रस्ट मी ग्रीन लैंटर्न, मैं बैटमैन से इसके बारे में ज़रूर बात करूँगा जब वो यहाँ लौट कर आएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि जोकर यहाँ पे बेसिकली अपने बहुत ही ज़्यादा ऑफेंडेड तरह के मजाक करता है ड्यूक के साथ और उसके पेरेंट्स की बात करता है, और ये देख के ड्यूक उसके ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ता है, लेकिन वो फ़ौरन से अपने सेल यानी अपने पिंजरे के अंदर चले जाता है, जिससे वहाँ पे पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक शॉक ड्यूक को लगता है। और वहीं से ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि ड्यूक ज़रा वापसी आओ, इस पूरी की पूरी एनर्जी फील्ड के साथ मैसअप नहीं कर सकते हैं। और जोकर बोलता है मज़ा आ गया, इतने सालों के अंदर इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया। और हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जोकर उस सारी की सारी बातों को रिवील करता है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था कि किस तरीके से वो वापसी जिंदा हुआ, और वो पूरा का पूरा एंड गेम वाला कहानी बताता है कि जब उसकी मौत हो गई थी तो उसके बाद अचानक उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके चारों तरफ एक ग्रीन मेटल जो है वो हर तरफ से बह रहा है और वो उसके अंदर मौजूद है, जिससे उसको ये बात पता चलती है कि यही वो मेटल है जिसकी वजह से जोकर वापसी जिंदा हो चुका है। और उसके बाद जब मैं होश में आया तो मैंने देखा कि किस तरीके से उस पूरी की पूरी गुफा के अंदर एक ज़बरदस्त तरीके की बड़ी सी बेड बनी हुई थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरानी थी, गौतम से पुरानी, सिविलाइजेशन से भी पुरानी। द बेड बिहाइंड द बेड। मुझे उसके बारे में और जानना था और यहाँ पे ऐसे कुछ लोग थे जो कि उसके बारे में जान सकते थे। वो सारे के सारे आउल वाले लोग वो जानते थे, वो काफ़ी ज़्यादा पागल थे लेकिन वो जानते ज़रूर थे कि सब कुछ क्या चल रहा है। तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है लेकिन ये एक बहुत ही बड़ी द ग्रेट कंस्पिरेसी का हिस्सा है। ये सारे के सारे पीसेस काफ़ी जनरेशन से प्लांट किए जा रहे हैं। बर्ड्स बैट में बदल गई लाइट डार्कनेस में, और सैनिटी बन गई इंसैनिटी, और सैनिटी बन गई इनसैनिटी, और हमारी तरफ कोई चीज़ आ रही थी और मैं इस बात को फील कर सकता था। और अभी भी यहाँ पे इस पूरे के पूरे कैद के अंदर भी मैं उसको अपने दिमाग के अंदर फील कर सकता हूँ, एक ऐसा एको जो कि मेरे दिमाग के अंदर ज़ोर ज़ोर से गूंज रहा है। और आई एम श्योर कि तुम इस बारे में समझ रहे हो ना कि मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ डूग, क्योंकि प्रोबेबली तुम भी इसको फील कर ही रहे होगे। और ये पूरी की पूरी पेस्की लिटिल फोर्स फील्ड तुम्हारी पूरी की पूरी बॉडी के साथ कुछ अलग तरीके से रिएक्ट नहीं कर रही, क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तो वहीं से जू बोलता है कि तुमने ये सब किया है, मैं नहीं जानता कैसे लेकिन ये सब तुमने किया है। लेकिन वहीं से जोकर हम देखते हैं कि दोबारा से उसके ऊपर निकल कर अटैक करता है और सीधा जेल से बाहर आता है और कहता है तुम लगता है कि मेरी बात सही से सुन रहे हो, मैं तो यहाँ पे हर किसी के अंदर मौजूद हूँ, मैं तो तुम्हारे अंदर भी मौजूद हूँ, मुझे बस तुम्हारे इस पूरे के पूरे सर्किट को ब्रेक करने के लिए तुम्हारी ज़रूरत थी और तुमने गुस्से में आके बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की जॉब करी है। और अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही जोकर यहाँ से बाहर आता है तो वहाँ पे अचानक पूरी की पूरी बैटकेव के अंदर अंधेरा हो जाता है और एक तरह का लॉकडाउन लगना शुरू होता है। तो वहीं से जोकर बोलता है कि देखा डार्कनेस आ रही है और वहीं से ड्यू बोलता है कि ग्रीन लैंटर्न डैमेज तुम क्या कर रहे हो, उस पूरे के पूरे कमरे के अंदर फौरन से रोशनी लेकर आओ। लेकिन ग्रीन लैंटर्न की लिंक तो वो तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रही है। तो वहीं से जोकर बोलता है कि ओह मैं जानता हूँ कि कहानी किस तरीके से ख़त्म होगी क्योंकि ये पहले भी एक बार हो चुका है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ से पूरे के पूरे डेजर्ट के अंदर पहुँचता है, एरिज़ोना के अंदर, जहाँ वो इस पूरे के पूरे सन ब्लेड का इस्तेमाल करके सारी की सारी चीज़ों को काट रहा है। और वो अपने कंप्यूटर से कहता है कि यहाँ पे एक पूरी की पूरी नई रिकॉर्डिंग को शुरू करो क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि हमारा टाइम ख़त्म होते जा रहा है। सन ब्लेड वाइब्रेट होना शुरू हो गई थी एक अननोन मेटल के अंदर आने के बाद, और जब से ही मैं उसका पीछा करते करते यहाँ तक चले आया हूँ। मैं जितना ज़्यादा सवालों को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मेरे सामने उतनी ही मिस्ट्रीज आ रही हैं। फ़ौरन से ब्लैक लाइटनिंग को एक अलर्ट भेज दो और आउटसाइडर्स को भी यहाँ पे बुला लिया जाए ताकि वो सारी की सारी सराउंडिंग्स को चेक कर सकें। लेकिन अगले पल बैटमैन के पास यहाँ पे एक आदमी जिसका नाम ड्यूप्लेक्स है वो यहाँ पे आता है और वो बोलता है इस सब करने से रोकने को। तो बैटमैन बोलता है कि तुम ये क्या कह रहे हो, ये सब तुमने किया है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
तो वो बताता है कि जिस मेटल की तुम्हें तलाश है बैटमैन, वो एक कर्स्ड मेटल है और उसका पीछा करना छोड़ दो। अगर तुमने उसका पीछा करा तो तुम पूरी की पूरी डार्कनेस और करप्शन का शिकार हो जाओगे। तुम्हें रुकना ही होगा, तुम्हें इस पूरी की पूरी कहानी को यहाँ छोड़ना होगा। लेकिन बैटमैन बोलता है कि तुम्हें मुझे बताना होगा कि वो मेटल कहाँ है, क्योंकि मैं उसका इस्तेमाल करके ही देख पाऊंगा कि आगे क्या आने वाला है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ से जो डुप्लेक्स होता है वो यहाँ पे आगे गिर जाता है और यही कहता है कि नहीं बैटमैन, तुम्हें भागना होगा। और अगले पल हम देखते हैं कि वहाँ कोई और नहीं बल्कि बैटमैन की एक तरह की लव इंटरेस्ट या उसकी वाइफ कह सकते हैं, यानी कि टालिया उल गुल यहाँ पे आती है, जो कि बैटमैन के बेटे डेमियन की माँ भी है। और हम देखते हैं कि बैटमैन उससे यही सवाल करता है कि आखिरकार तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो हम देखते हैं कि टालिया यहाँ पे बेसिकली बैटमैन के लिए एक ऑफर लेकर आई होती है। तो हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे तालिया के पास वो पूरा का पूरा मेटल मौजूद है जिसको बैटमैन की तलाश है, एक ऐसा मेटल जिसके जरिए वो अपने इस मिशन को पूरा कर सकता है और अपने सवालों के जवाब ढूंढ सकता है, जिसका नाम है द 9th मेटल। तो बैटमैन उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है कि अगर मैं तुम्हें ये 8 मेटल दे दूँ तो तुम उसके बदले मुझे 9th मेटल दे सकती हो, तो तुम्हारा काम और मेरा काम दोनों का हो जाएगा। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली टालिया के पास वही डैगर मौजूद होता है जिसकी वजह से सारी की सारी कहानियाँ शुरू हुई थी, यानी कि 9th मेटल, जिसको द डैगर ऑफ शज़ैम या ब्लेड ऑफ शज़ैम भी कहा जाता है, जिसके अंदर शज़ैम जैसी पावर्स मौजूद हैं और इसी वजह से उसके अंदर से इतनी ज़्यादा लाइटनिंग वगैरह आ रही थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली बैटमैन उस पूरे के पूरे ब्लेड को ले लेता है क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत थी और वो यहाँ पे 8 मेटल को टालिया के हाथों सौंप देता है। लेकिन इसी तरह बैट केव के अंदर शिफ्ट हो तो हम देखते हैं कि जोकर यहाँ पे आके एक पूरी की पूरी मशीन को जो है बर्बाद कर रहा होता है और ये मशीन बैटमैन की बनाई हुई है जिसके जरिए ही वो इन सारी की सारी मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे देख के ऐसा लग रहा है कि जोकर यहाँ पे कुछ बुरे काम कर रहा है और बैटमैन की चीज़ों को ख़राब कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि जोकर यहाँ पे मुस्तकिल यही कह रहा है कि बैटमैन जो कुछ भी कर रहा है वो गलत कर रहा है। अगर उसने इन सारी की सारी चीज़ों का सवालों को जवाब हासिल कर लिया तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं बल्कि बहुत बुरी चीज़ है और बैटमैन को उससे दूर करने के लिए वो मशीन को बर्बाद कर रहा है। तो वहीं पे जब ड्यूक जो है वो बेसिकली जोकर के ऊपर अटैक करके उसको मारने में लगा होता है तो जोकर से यही कहता है, ओ ड्यूक, मैं समझ रहा हूँ कि तुम इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि तुम कभी इन सारी की सारी चीज़ों के अंदर फिट इन हुए ही नहीं हो। नो मैटर कि तुम कुछ भी करने की कोशिश कर लो बैटमैन, कभी तुम्हें वो दर्जा नहीं दे पाएगा जो कि रॉबिन का है, लेकिन तुम्हारे बारे में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट ज़रूर है, तभी तो बैटमैन ने तुम्हें चूज़ किया है। तो क्या तुम जानना नहीं चाहोगे कि तुम्हारे अंदर ऐसा क्या है जिस वजह से बैटमैन ने तुम्हें चूज़ करा, जिस वजह से मैंने तुम्हें पिक करा। तुम जानते हो कि गॉथम मर्सी हॉस्पिटल के अंदर उनके पास एक ऐसी डिवाइस है जिसके अंदर जब किसी के ब्लड के अंदर एक अनयूजुअल चीज़ पाई जाती है तो वो फ़ौरन से उसकी सुई ऊपर चले जाती है। इट्स काइंड ऑफ अ मेटल टॉक्सिसिटी, जो कि इंसानी शरीर के अंदर होने वाले अगर किसी मेटल को डिटेक्ट करता है तो उससे ऊपर चले जाता है, लेकिन वो इसके इफेक्ट को ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं सही तरीके से क्योंकि ये कोई आयरन या मरकुरी नहीं जो कि किसी के खून के अंदर मौजूद है। और जब पहली बार इस डॉक्टर ने इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को बनाया इस डिवाइस को रन करने के लिए तो उसके अंदर वो सिर्फ 4 ही कैरेक्टर्स को फिट कर सकता था इस पूरी की पूरी चीज़ को नाम देने के लिए। और हाँ, मैंने तुम्हारी मदर और फादर दोनों की फाइल्स को देखा है और उसके ऊपर क्या लिखा था जानते हो? मेटा। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट करके एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि बेसिकली यहाँ पे जो इसके राइटर हैं इस पूरे के पूरे कॉमिक के, स्कॉट स्नाइडर, उन्होंने बहुत ही बढ़िया काम करा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि डीसी कॉमिक्स के अंदर जो कोई भी लोग जिनके पास सुपर पावर्स मौजूद होती हैं, पैदाइशी नहीं, एलियन तौर पे नहीं, बल्कि किसी एक्सपेरिमेंट के जरिए उनको पावर मिल जाए या जब वो बड़े हों तो उनके पास कोई पावर्स आ जाएं, उनको सारे के सारे लोगों को डीसी के अंदर मेटा ह्यूमंस कहा जाता है। जिस तरह से हमारे पास फ्लैश मौजूद है, क्योंकि अगर एक आम आदमी के ऊपर बिजली गिरे तो वो जान से मर जाएगा, लेकिन फ्लैश के ऊपर गिरे तो वो एक पूरा का पूरा स्पीडस्टर बन गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसके ब्लड के अंदर एक मेटा चीज़ मौजूद थी जिसको मेटा ह्यूमंस कहा जाता है। तो अब यहाँ पे स्कॉट स्नाइडर इस बात को स्टैब्लिश कर रहे हैं कि डीसी के अंदर होने वाला लफ्ज़ मेटा ह्यूमंस जो है वो मेटा से निकला था और ये मेटा किसी और से नहीं बल्कि मेटल से निकला था। और क्योंकि उस वक्त डॉक्टर्स के पास जो मशीन थी उसके अंदर वो सिर्फ 4 ही लेटर्स को फिट कर सकते थे, उन्होंने मेटल के शुरू के 4 वर्ड्स को उठा लिया जो कि META मेटा था। तो यहाँ पे स्कॉट स्नाइडर ने बहुत ही बढ़िया तरह से काम करा है और इन्होंने जो पूरी की पूरी मेटा ह्यूमंस के पीछे की लॉजिक दी है वो समझ में आ रही है। मतलब ये वो सारे के सारे रेयर मेटल्स जो कि मौजूद हैं इस अर्थ के ऊपर, जो कि पावरफुल हो सकते हैं, किसी को वो इमॉर्टैलिटी दे सकते हैं, किसी को जिंदा कर सकते हैं, तो वही मेटल इंसानों के खून के अंदर भी मौजूद है और जिनके अंदर वो मौजूद होता है उनके पास पावर्स आ जाती हैं। तो यही पूरी की पूरी बातें यहाँ पे बेसिकली जोकर यहाँ पे ड्यूक के साथ शेयर कर रहा होता है और अचानक वहाँ पे उन दोनों की जब लड़ाई हो रही होती है तो वहाँ से नीचे की तरफ गिर जाता है। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली जोकर यहाँ पे बैटमैन की पूरी की पूरी मशीन की तरफ बढ़ता है जहाँ पे वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स वगैरह रखे हुए थे। लेकिन इतनी देर में हमारा ग्रीन लैंटर्न यहाँ पे बैटमैन के बैट केव के अंदर से उसके पूरे के पूरे बैट प्लेन को निकाल के स्टार्ट कर लेता है, क्योंकि हाल जॉर्डन के पास पावर्स हो या ना हो लेकिन वो एक ज़बरदस्त तरीके का पायलट ज़रूर है। और हम देखते हैं कि जोकर को वो लोग उस पूरे के पूरे बैट प्लेन के जरिए ज़बरदस्त तरीके के एक क्लॉ से पकड़ के उसको रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पे जोकर यही बोल रहा था कि ये सब कुछ फिर से हो रहा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं क्या करूँ और तुम क्या करो, हर चीज़ बिल्कुल उसी तरफ जा रही है और तुम में से कोई इस बात को नहीं समझ पा रहा है। तुम नहीं समझ रहे हो कि इस स्टोरी का गुड गाय मैं हूँ,
मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक डार्क क्राइसिस जो है हमारी तरफ आ रहा है और तुम दोनों यहाँ पे सब कुछ बर्बाद कर दोगे। लेकिन वहीं से ड्यूक बोलता है कि ग्रीन लैंटर्न, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है। और ड्यूक बोलता है कि ग्रीन लैंटर्न, मुझे कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है, मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ जो हमारे बहुत ही ज़्यादा करीब आ रही है। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि अचानक ड्यूक जो है वो यहाँ पे ज़ोर से चिल्लाता है और उसके अंदर से एक ज़बरदस्त तरीके की रोशनी निकलती है और वो यहाँ पे सीधा जो है उस पूरे के पूरे ब्लैड प्लेन से नीचे गिरता है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि इस पूरे के पूरे मौके का फ़ायदा उठा के जोकर यहाँ से गायब हो जाता है और वहीं से अगले पल आवाज़ आती है कि जॉर्डन, आखिरकार तुम मेरी बैट केव के अंदर कर क्या रहे हो, क्योंकि हम देखते हैं कि बैटमैन यहाँ पे आ चुका होता है। तो ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, आखिरकार जोकर यहाँ पे क्या कर रहा था और तुमने इसके बारे में किसी को लीक को क्यों नहीं बताया, और तुम अपने इस पूरे के पूरे बेसमेंट के अंदर इस प्लेनेट के सबसे ज़्यादा खतरनाक हथियारों और लोगों को रख के बैठे हुए हो और तुमने इसके बारे में किसी को नहीं बताया। तो वहीं से बैटमैन बोलता है कि मैं यहाँ पे जो कुछ भी कर रहा हूँ एक मकसद के लिए कर रहा हूँ, मुझे उस पूरी की पूरी डार्कनेस के अंदर झाँक के देखना है कि आखिरकार वो क्या चीज़ है, और यही वो सारे के सारे पीसेस है जिसको मैं पुट टुगेदर कर रहा था। तो अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन उसको बताता है कि किस तरीके से वो इस पूरी की पूरी मशीन को बना रहा था जिसको उसने नाम दिया था द फाइनल इन्वेंशन, और उसने ये इसलिए बनाया था ताकि इसको बात को वो इंश्योर कर सके कि हमेशा इस सिटी के अंदर एक बैटमैन ज़रूर मौजूद होगा। लेकिन तब अचानक उसका पूरा का पूरा जोकर से मुकाबला होता है जिसके अंदर उसकी जोकर के हाथों मौत हो जाती है और उस दिन उसका अंत हो चुका होता है। लेकिन अचानक वो मेटल उसके कॉन्टैक्ट में आ गया जिसको डायनीजियम कहा जाता है। उसने ही ब्रूस की जान को बचाया और उसने उसके जरिए अपनी दोबारा से मेमोरीज को भी वापसी ले आया। और जब वो ये सब कर रहा था तो उसने ज़बरदस्त तरीके के विजन्स को देखा जहाँ पे बैटमैन के अलग अलग ऑल्टरनेट वर्जन जो है वो अजीब व गरीब तरीके से बार बार मरते जा रहे हैं। और बैटमैन बताता है कि मैंने उस पूरी की पूरी मशीन के अंदर कुछ विजन्स देखे और मैंने वहाँ पे एक मेटल देखा जो कि बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल और पावरफुल मेटल था, और उसके बाद से ही मैं उन सारे के सारे मेटल्स को क्रिएट करने में लगा हूँ ताकि मैं इस मशीन को रीबिल्ड कर सकूँ और देख सकूँ कि आखिरकार उस डार्कनेस के अंदर मैंने क्या देखा था। क्योंकि मैं सच कहूँ तो मैंने वहाँ पे उस डार्कनेस के अंदर किसी को सेंस किया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि वहाँ कोई मौजूद है। तो वहीं से जॉर्डन बोलता है कि देखो तुम यहाँ पे जो कुछ भी कर रहे हो ये इतना ज़्यादा बड़ा है कि गार्डियन ऑफ द यूनिवर्स जो हैं उनकी अटेंशन अब तुम पे आ चुकी है बैटमैन। और वहीं से ड्यूक बोलता है कि जोकर ने मुझसे कहा कि तुम मुझे यहाँ सिर्फ इसीलिए लेकर आए हो क्योंकि मैं एक एक्सपेरिमेंट हूँ, तुम मेरे जरिए कुछ पता करने की कोशिश कर रहे थे। तो बैटमैन कहता है कि ये सब झूठ है ड्यूक, मैं तुम्हें यहाँ पे कभी भी शेप करने के लिए लेकर नहीं आया था, बल्कि मैं तुम्हें यहाँ सिर्फ इसीलिए लेकर आया था ताकि तुम वो बन सको जो कि तुम्हें बनना है। और अब इन सारी की सारी चीज़ों का अंत होता है क्योंकि अब मुझे वो डायमेंशनल फ्रीक्वेंसी मिल चुकी है जो कि इस पूरे के पूरे डैगर से निकल रही है। ये डैगर ही अब मेरे सामने इन सारी की सारी सच्चाई और मिस्ट्री का पर्दा साफ करेगा। लेकिन अगले पल ड्यूक बोलता है कि वो इस डैगर के निकालते ही मुझे कुछ महसूस हो रहा है। अब मैं इस पूरी की पूरी मशीन को देख पा रहा हूँ, इस मशीन के टूटने से पहले कि ये किस तरीके से थी। मैं देख सकता हूँ कि लाइट कहाँ पे इस्तेमाल करनी है, ये सब चीज़ें मुझे लाइट की फॉर्म में नज़र आ रही हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरीके से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन क्या ये सब वही है जो कि जोकर मुझसे कह रहा था। और अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो ड्यूक होता है उसकी अपनी जो है वो मेटा ह्यूमंस वाली पावर्स जाग चुकी हैं। तो अगले पल हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से ड्यूक जो है वो ग्रीन लैंटर्न रिंग लेता है और उसको यहाँ पे जो नज़र आ रहा है अपनी पावर्स के जरिए वो ग्रीन लैंटर्न रिंग से वही कंस्ट्रक्ट कर देता है ताकि वो सारे के सारे लोग भी देख सकें कि इस मशीन को किस तरीके से बनाना और चलाना है। और कहता है कि वो बैटमैन ये रहा, साइको पायरेट का मास्क, द आउल्स का इलेक्ट्रम, हाइपर इलास्टिक मॉलिक्यूल्स, एंशिएंट थेमिस्केरियन और एटलांटियन आर्टिफैक्ट्स, रेलिक्स ऑफ ऑर्डर एंड केओस, और तुम्हारी मदद से ड्यूक अब वो मुझे दिखा देंगे जिसको मुझे देखने की ज़रूरत है। और यही वो सारे के सारे एंथ मेटल्स हैं जिनका इस्तेमाल बैटमैन कर रहा है इस पूरी की पूरी मशीन को ऑन करने के लिए ताकि वो उस डार्कनेस के अंदर देख सके एक विजन जो कि उसको पहले दिखा था कि वहाँ पे है क्या चीज़। तो वहीं से ग्रीन लैंटर्न बोलता है कि ठीक है ब्रूस, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन तुम जो देखोगे उसके बारे में मैं गार्डियंस को ज़रूर बताऊंगा क्योंकि अगर ये चीज़ मेरी रिंग के ऊपर इतना ज़्यादा इफेक्ट डाल सकती है तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर होगी। तो बैटमैन बोलता है कि मैं समझ गया हूँ हाल और तुम्हारा बहुत शुक्रिया। और अगले पल हम देखते हैं कि बैटमैन बेसिकली यहाँ पे आके अपने फाइनल यानी कि 9th मेटल यानी डैगर ऑफ शज़ैम को जो है अपनी उस पूरी की पूरी मशीन के साथ अटैच करता है और उस पूरी की पूरी मशीन को ऑन करता है। और अगले पल बैटमैन उस पूरी की पूरी मशीन की पावर को इस्तेमाल करते हुए उस डार्कनेस के अंदर झांकने की कोशिश करता है। लेकिन हम देखते हैं कि बैटमैन को यहाँ पे एक जोरदार झटका लगता है और वो यहाँ पे बेहोश होकर गिरता है। और हाल और ड्यूक आके पूछते हैं कि आखिरकार तुमने क्या देखा ब्रूस, हमें बताओ फ़ौरन से। तो ब्रूस बस यही बोलता है कि डार्कनेस, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, मैंने सब कुछ बिल्कुल ठीक तरीके से करा है जिस तरह से करना था, लेकिन उस सब के बावजूद मुझे सिर्फ एक अंधेरा नज़र आया है। लेकिन इसी तरह हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं गॉथम सिटी के 3000 मील नीचे, जहाँ हम देखते हैं कि कुछ अजीब व गरीब मिस्टीरियस लोग जो कि एक तरह के कल्ट को फॉलो करते हैं वो आपस में यही बात कर रहे होते हैं कि फाइनली ये हो चुका है, उसने इस पूरे के पूरे डार्कनेस के अंदर झाँक के देख ही लिया और हमने उससे बहुत अच्छे तरीके से छुपाया है कि उस डार्कनेस के अंदर क्या मौजूद है, और अब वो फाइनल सील वो टूट चुकी है। आखिरकार इतनी ज़्यादा जनरेशन्स के इंतज़ार के बाद वो सेक्रीफाइस जिसकी हमें ज़रूरत थी अब वो हमारे पास आ चुका है। अब वक्त आ चुका है कि हम उनको दिखा दें कि उनसे क्या चीज़ छुपा के रखी गई थी, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो उसके लिए कभी भी तैयार नहीं हो सकते हैं। द डार्क डेज आर ओवर, द डार्क नाइट्स आर कमिंग। और उनके साथ साथ बैटमैन का असली बाप भी आ रहा है।
और अगले ही पल हम देखते हैं कि बेसिकली ये सारे के सारे लोग जो हैं वो उसी पूरी की पूरी डार्क जगह की बात कर रहे हैं जहाँ बैटमैन ने झांक के देखा है, और इन्हीं लोगों ने बैटमैन से वो सारे के सारे विजन को छुपाया हुआ था कि उस डार्कनेस के अंदर क्या मौजूद है। लेकिन अगर हम देखें इस डार्कनेस के अंदर तो यहाँ हमें बैटमैन के कुछ ऑल्टरनेट वर्जन नजर आ रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और ग्रूसम हैं, जिसके अंदर हम देखें तो उन सबका एक लीडर जिसका नाम बारबेटोस है वो यहाँ से झांक रहा है। टू बी कंटिन्यूड। तो इसके बाद हमारी ये कहानी जो कि यहाँ पे एंड होती है इस पूरे के पूरे प्रीलोड का, जो कि हमारा एक तरह के वन शॉट कॉमिक्स थे दो, जिनके जरिए हमें पता चल गया है कि हम डार्क नाइट मेटल्स के अंदर क्या देखने वाले हैं। तो हम डार्क नाइट मेटल्स के अंदर यही देखेंगे कि किस तरीके से ये अजीब व गरीब एक डार्क जगह जहाँ से हमें ये अजीब व गरीब बैटमैन्स नजर आ रहे हैं, ये हमारी मेन यूनिवर्स यानी डीसी की रीबर्थ यूनिवर्स के अंदर आके इन्वेजन करने वाले हैं। अब ये कौन है, कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, ये तो हम मेन इवेंट के अंदर जान ही लेंगे। लेकिन हमें ये बात ज़रूर ध्यान में रखनी है कि ये पूरा का पूरा इवेंट कोई छोटा इवेंट नहीं बल्कि क्राइसिस लेवल का इवेंट होने वाला है, जिसके सारे का सारा मेन फोकस बैटमैन के ऊपर होगा। तो मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि हर संडे मेरे साथ इस सीरीज़ को आप मेरे चैनल पे देख सकें और इन्जॉय कर सकें। साथ साथ वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर देना। सो गाइस, दिस इज पीटर, अगर मिलते हैं अपने नेक्स्ट कॉमिक बुक सीरीज़ के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।